गुड आफ्टरनून बच्चों। डीएलएड 2019 बैच। मैं डाइट प्रवक्ता श्री संजय भद्र। विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना जैसी बीमारी के कारण हमारी क्लासेस बहुत प्रभावित हुई और कोर्स कंप्लीट नहीं हो सका है। लेकिन हमारा प्रयास है कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं, प्राच्यवाद, पाश्चात्यवाद, प्राच्यवाद, पाश्चात्यवाद का विवाद, प्राच्यवाद, पाश्चात्यवाद का विवाद का अंत, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। क्रमबद्ध तरीके से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि प्रारंभ में जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने पॉलिसी के तहत, एक रणनीति के तहत संपूर्ण भारत पर अपना शासन और राज्य स्थापित कर लिया। वो इस बात को भली भांति जानते थे कि किसी भी मुल्क में, देश में, राष्ट्र में शासन करने के लिए वहाँ के साहित्य, भाषा, रहन सहन, संस्कृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत में बहुत से शैक्षणिक संस्थाओं की बुनियाद रखी, जिसमें सर्वप्रथम कलकत्ता मदरसा सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही, किंतु उसके उपरांत उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और उस शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गई। 1765 तक बेसिक एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान रहा, लेकिन उसके बाद हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की तरफ उनका ध्यान गया। तो सबसे पहला है कलकत्ता मदरसा। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत राज प्रबंधित शैक्षणिक संस्थानों में से सबसे पहला था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय सन 1781 में की गई। आप लोग सन और इसकी स्थापना किसने किया, किसके समय में हुई, इस पर गौर करिए और इसको नोट करते चलिए। उसके बाद बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई। इस कॉलेज के संस्थापक जोनाथन डंकन थे। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई और संस्थापक जोनाथन डंकन थे, एक अंग्रेज थे। अब इन दो कॉलेज का स्थापना का उद्देश्य क्या था, मैं पहले भी आपको शुरू में बता चुका हूं कि अंग्रेज किसी भी कार्य को निस्वार्थ भाव से नहीं करते थे, वो अपने हित में ही कार्य करते थे। इन दोनों कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य मुसलमान नवयुवकों को मुस्लिम कानूनों और हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानूनों में विशेष योग्यता प्रदान करके अंग्रेजी न्यायाधीशों को सहायता देने के लिए तैयार करना। वो हमारे यहाँ के कल्चर से, न्याय व्यवस्था से, संस्कृति से, सभ्यता से पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे, तो उनको न्याय व्यवस्था में शासन देने के लिए इन दोनों कॉलेजों की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंजली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति, ज्ञान, धार्मिक एवं प्रशासनिक ज्ञान से परिचित करवाने का एक बड़ा केंद्र था। भारत में
इस विद्यालय में अनुवाद का कार्य बहुत अधिक दिनों तक चला। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट बहुत बड़े विद्वान थे, भाषाविद थे। उन्होंने कई शब्दकोश का निर्माण किया। यहाँ पर उस समय जो नए ब्रिटिश युवक भारत में आए, उनको यहाँ की भाषाओं का ज्ञान नहीं था। जब भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी काम सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो उनको यहाँ की भाषाओं, संस्कृति और कल्चर से अवगत कराने के लिए, जानकारी देने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है पूना संस्कृत कॉलेज। सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज का भी लगभग वही उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद। ये डीएलएड की परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि प्राच्यवाद क्या है और पाश्चात्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राच्यवाद। प्राच्यवाद भारतीय साहित्य, भाषा और संस्कृति पर महत्व देता है। और ये प्राचीन साहित्य, भाषा और संस्कृति के समर्थक थे। प्राच्यवादी चाहते थे कि भारतीयों को उनकी प्राचीन साहित्य, भाषा का ज्ञान दिया जाए। और इसके समर्थक वारेन हेस्टिंग्स, जॉनथन डंकन, विल्सन थे। उनका मानना था कि अंग्रेज प्राचीन साहित्य, वेद, कुरान, रामायण, महाभारत, अरबी, फारसी, बंगला, संस्कृति, हमारी संस्कृति, उसके समर्थक थे। अब हम बात करते हैं पाश्चात्यवाद। पाश्चात्यवादी दल अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान विषय के समर्थक थे। उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि प्राच्य शिक्षा और साहित्य पुरातन हो चुकी है, अतः भारतीयों का मानसिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों से अवगत कराया जाना आवश्यक है। वास्तव में पाश्चात्यवादियों ने भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञानों के प्रसार का किसी निस्वार्थ भावना से नहीं, वरन निजी हित की भावना से प्रेरित होकर किया। उन्हें अपने व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षित बाबू वर्ग की आवश्यकता थी। अब जैसा कि आप देखते हैं कि प्राच्यवाद चाहते थे कि हमारे लोगों को हमारे साहित्य का ज्ञान कराया जाए, हमारी भाषाओं में उन्हें ज्ञान दिया जाए। भाषा में बता चुका हूँ, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत आदि माध्यम में शिक्षा दिया जाए। और पाश्चात्यवाद का कहना था कि अंग्रेजी विषय में ज्ञान दिया जाए और विज्ञान का ज्ञान दिया जाए, विज्ञान शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। और वो पहले भी बता चुका हूँ कि किसी निस्वार्थ भाव से काम नहीं करते थे, बल्कि अपने हित में काम करते थे। उन्हें शिक्षित, अंग्रेजी शिक्षित बाबू वर्ग की आवश्यकता थी, इसलिए वो अंग्रेजी साहित्य के और विज्ञान के समर्थक थे। तो इस प्रकार से आपने प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद दोनों को, आशा करता हूँ, समझ गए होंगे। प्राच्यवाद प्राचीन साहित्य, भाषा और संस्कृति को महत्व देता है और पाश्चात्यवाद अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान विषय को महत्व देता है। अब दोनों के विवाद का कारण क्या था, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि प्राच्य और पाश्चात्यवाद के मुख्य कारण क्या थे, विवाद के मुख्य कारण क्या थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आज्ञा पत्र जारी होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक आज्ञा पत्र जारी होता था कि आपको इस पॉलिसी के तहत इस प्रकार से काम करना है, और उसका जो है 20 वर्ष में पुनरावलोकन किया जाता था कि कंपनी को कितना लाभ हो रहा है और कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। इस उद्देश्य से सन 1813 में आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस आज्ञा पत्र ने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को जन्म दिया। इस आज्ञा पत्र ने ही प्राच्य और पाश्चात्यवाद को जन्म दिया। वो कारण क्या था? सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दिया। उसे कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया, किंतु इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि धनराशि किस प्रकार के शिक्षा पर व्यय की जाएगी। मतलब प्राच्य साहित्य पे व्यय की जाएगी कि पाश्चात्य साहित्य पर व्यय की जाएगी। तो किसने आदेश दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फलतः इस प्रश्न को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया और इसे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की संज्ञा दी गई। अब आप समझ गए होंगे कि आज्ञा पत्र कौन सा आज्ञा पत्र था? 1813 का आज्ञा पत्र था और उसका पुनरावलोकन किया गया, जिसमें ये आदेश किया गया कि कम से कम 1 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं शिक्षा के लिए, लेकिन ये उसमें मेंशन नहीं किया गया, ये उल्लेख नहीं किया गया कि आप प्राच्य साहित्य पर खर्च करेंगे या पाश्चात्य साहित्य पर। इसी बात को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया। उसी समय अब हम बात करेंगे लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835, क्योंकि उसी से संबंधित है। तो अब हम लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र के बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा गौर करिएगा। 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल के काउंसिल सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। किस पद के रूप में? काउंसिल सदस्य के रूप में। लॉर्ड गवर्नर जनरल बैटिक ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। इस विवाद को सुलझाने हेतु कंपनी सलाह देने का अनुरोध किया। मैकाले को इस विवाद का सलूशन निकालने के लिए कहा गया। तो मैकाले ने दोनों दलों के वक्तव्यों को और 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि का सूक्ष्म अध्ययन कर अपनी सलाह लेखबद्ध करके सन 1835 को बैटिंग के पास भेज दिया। अब उसने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने अपनी सलाह भेज दिया। जो सलाह उसने भेजा, जो राय उसने भेजा, इतिहास में उसे ही हम लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के रूप में जानते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अब उसकी राय क्या थी? नंबर 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। उसने कहा कि 1 लाख रुपए जिसका मेंशन नहीं है, जिसका उल्लेख नहीं है कि प्राच्य साहित्य पे खर्च किया जाएगा या पाश्चात्य साहित्य पे खर्च किया जाएगा, तो इसके लिए सरकार बाउंड नहीं है, सरकार पे कोई प्रतिबंध नहीं है। वो चाहे तो पाश्चात्य पे खर्चा करे या प्राच्य पे खर्चा करे। दूसरी बात उसने कहा कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य नहीं है, अपितु अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जा सकता है। उसका कहना था कि लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य है, उसमें अंग्रेजी भाषा को भी सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 3, उसके बाद उसने कहा कि भारतीय विद्वान जरूरी नहीं कि मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। उसका कहना था कि भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित ही हो सकते हैं, बल्कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी विद्वान हो सकता है। मैकाले ने प्राच्य शिक्षा का प्रबल खंडन किया। हम जान लें कि मैकाले अंग्रेजी साहित्य का समर्थक था। उसने अंग्रेजी साहित्य पर जोर दिया, अंग्रेजी साहित्य को बहुत महत्व दिया। वो प्राच्य का प्रबल विरोधी था। उसने लिखा कि भारत में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है, वे अविकसित एवं गंवारू हैं। उसने भारतीय साहित्य को गंवारू शब्द कहा, अविकसित कहा। मैकाले ने यहाँ तक कहा कि अंग्रेजी की श्रेष्ठता को बताते हुए कहा कि एक अच्छे पुस्तकालय की,
एक अलमारी, एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी, एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी यानी यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। अब आप बात समझिए कि यूरोप की मात्र एक अलमारी, उसमें कौन कौन सी किताबें होंगी, एक अलमारी भारत के तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में भारतीय हो लेकिन वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों में अंग्रेज हो। उसका कहना था, उसका मानना था कि हर भारतीय के अंदर रग रग में, उसके खून में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश हो। देखने में सिर्फ भारतीय लगे लेकिन उसका रहन सहन, चाल चलन, वेशभूषा सब अंग्रेजों की तरह हो। अब अक्सर डीएलएड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निस्संदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो इसको गौर कीजिएगा। निस्संदन सिद्धांत हमेशा पूछा जाता है। लॉर्ड मैकाले ने निस्संदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका कथन था कि जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन कर पहुंचे, बूंद बूंद करके शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी और विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों को सिंचित करे। तो उसका मानना था कि हम उच्च वर्ग को अगर शिक्षित करेंगे तो उच्च वर्ग से छन छन के शिक्षा निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी और उनको इसका लाभ सभी को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं हुआ। उच्च वर्ग और शिक्षित होता गया, निम्न वर्ग में वो विकास नहीं हो सका जो मैकाले चाहते थे। अब प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे हुआ, इस बात को हम समझें। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे हुआ। जब लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनके विवरण पत्र को पढ़ा, समझा और स्वीकार किया और 1 लाख रुपए की धनराशि को पाश्चात्यवाद शिक्षा पर खर्च करने का आदेश दिया। इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और नकारात्मक प्रभाव भी उस समय पड़ा और फूट का जो है बीज रोपण हो गया। यह विवाद चलता रहा। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के जाने के बाद लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला। गवर्नर जनरल ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों को की प्रति वर्ष 31,000 रुपये अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। इस प्रकार से प्राच्यवादी प्रसन्न हो गए और विवाद का अंत हो गया।